नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूरे भारत के मन में कोरोना का तराजू है। लोगों को एक तरफ लॉकडाउन 4 में मिली रियायतें दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लॉकडाउन 4 की ढील देकर निश्चिंत हो जाने का समय है या फिर कोरोना के मामलों की बढ़ती हुई संख्या देखकर सावधान रहने का समय है। आज कोरोना के कुल मामले 1.25 लाख के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और 6,654 नए केस सामने आए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके पहले एक दिन में इतने केस कभी भी सामने नहीं आए थे। एक तरफ कोरोना रिकॉर्ड तोड़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। आज कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें आंखों के लेंस से देखने पर चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक ने राशन बांटने के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर ली। उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। वहीं मोदी नगर में राशन बांटने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन से सामने आई है। श्रमिक स्पेशल के यात्रियों ने पानी की बोतलों को लूटना शुरू कर दिया। यानी भूख प्यास का असर लॉकडाउन से ज्यादा होता है और इसीलिए इस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। आगे हम आपको ये बताने वाले हैं कि लॉकडाउन से ये लॉकडाउन के दौरान की तस्वीर, ये भी लॉकडाउन की तस्वीर और ये तस्वीर भी लॉकडाउन की ही है। देश में लॉकडाउन 4 है। कोरोना के मामले 1.25 लाख के पार हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं पानी तो कहीं खाने के लिए लूट और तनातनी है। यही नहीं, इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी तार तार है। चंदौली से लेकर मुरादाबाद और मोदी नगर तक यही कहानी है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर सूरत से मुंगेर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने स्टेशन पर रखी पानी की बोतलों को लूट लिया। इससे पहले कि पानी की बोतलों को स्टोर में रखा जाता, श्रमिक स्पेशल रुकी और उसमें सवार यात्रियों ने इसकी लूट मचा दी। रेलवे पर्याप्त खाने और पानी का दावा करती है। जहां तक श्रमिकों का सवाल है या और दूसरे पैसेंजर जो आ रहे हैं उनका सवाल है, 99.9% मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि लोग यहां के पूरे इंतजामात से काफी संतुष्ट हैं। अगर ये दावा सच्चा है तो फिर ये लूट कैसे हुई? उधर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठी कर ली। हर साल जुमा अलविदा पर विधायक जी जरूरतमंदों को खाने का सामान बांटते थे, लेकिन इस साल देश में कोरोना का इतना भयंकर संक्रमण फैला हुआ है, इसके बावजूद इनकी मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। विधायक जी मास्क के बगैर खड़े नजर आए। पूछने पर कैसे झल्लाए, आप भी देखिए। ये मेरे यहाँ हर साल जुमतुल अलविदा पर होता चला आया है, मेरे वालिद के ज़माने से। उसी तरह से भीड़ इकट्ठी होती थी और उसी तरह ये आ गए हैं। मैं सोशल डिस्टेंस कर रहा हूँ। ये भीड़ है, आ रही है तो क्या करूँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी इसमें नहीं हो रहा है ना। आप बनवा दो सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, लगभग कितने लोग यहाँ एकत्रित अब हुए मैं हैं? ये मेरे यहाँ परंपरागत तरीके से हमेशा से होता चला आया। परंपरा अपनी जगह है, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान सामूहिक पूजा, इबादत सब कुछ बंद है, तो फिर क्या विधायक को इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए था? उधर पुलिस का रवैया भी देखिए। वो खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, लेकिन मौके पर मौजूद थाना प्रभारी से जब सवाल पूछा गया तो उनके तेवर देखिए। करना सर, क्या मामला है? इतनी भीड़ लगी हुई है। आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है। अच्छा, हमने कैसे? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अच्छा सर, ये तो कैसे? जाएं प्लीज। ये कैसे आपने स्पष्ट कर दिया कि हम पे प्लीज आप लोग जाएं। यहाँ पर आप लोग अधिकृत पत्रकार नहीं है, इसलिए जो है पत्रकारिता न करें, रेड जोन है। ये तो जाहिल है। ओके सर, ओके। तो आप लोग भी यही कर रहे हैं हरकतें। प्लीज आप लोग जाएं। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं समाज के, कुछ मदद करा देंगे। आप भीड़ को ये कह सकते हैं कि आप लोग जाएं। सर, हमें कोई पावर नहीं है भीड़ को हटाने की। आपको हम दे रहे हैं पावर। क्या पावर दे रहे हैं? लिख कर दीजिए, हम खुद बात करें। हटा दें। नहीं सर, लिख के दीजिए, हम किसी से बात करेंगे हाथ जोड़ के। ऐसा नहीं करेंगे, आप जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। पुलिस ने हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे उबैद कुरैशी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं यूपी के मोदी नगर विधानसभा में राहत सामग्री बांटे जाने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह
और विधायक दिलीप पांडे की स्थानीय बीजेपी विधायक मंजू सिवाच से जबरदस्त कहासुनी हुई। बीजेपी के विधायक को दूसरे दल के नेताओं का अपने क्षेत्र में राहत बांटना पसंद नहीं आया। संजय सिंह ने पूछा कि जहां जिनकी सत्ता होगी क्या वहां केवल वही मदद कर सकते हैं? मेरा ये कहना है कि यदि संजय सिंह जी को खाना बांटना है तो दिल्ली में बांटें। हजारों की संख्या में मजदूर हमारे दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं और ये जो मजदूर आते हैं ये मोदी नगर में भी रह रहे हैं, उनकी देखभाल हो रही है, तहसील के माध्यम से उनको खाना सब कुछ जा रहा है। हमारे समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये राजनीति करने उत्तर प्रदेश में मोदी नगर शहर में आ गए। तो मेरा इनसे यही कहना है कि अगर इनको इतनी सेवा करनी है तो ये दिल्ली में करें। एक डिग्री कॉलेज में जहां मजदूर रुके थे उनको कई दिनों से वो लोग खाना भी खिला रहे थे। तो जब वहां हम लोग पहुंचे तो स्थानीय विधायक वहां पहुंच गई, डॉक्टर मंजू। वो इतना ज्यादा गुस्से में थी, नाराजगी में थी कि आप यहाँ खाना कैसे बांट सकते हैं। यानी भाजपा के राज में मजदूरों को भोजन कराना, खाना बांटना भी अपराध हो गया है, गुनाह हो गया है। राहत की सियासत में भी सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार हो गई। देश में कोरोना संक्रमण फुल स्पीड पर है और इन तस्वीरों को देखकर सवाल यही है कि ये लॉकडाउन आखिर किस काम का? चंदौली से उदय गुप्ता, मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। तो लॉकडाउन अपनी जगह, लेकिन इस सबके बीच सियासत जो चल रही है वो अपनी जगह। आपने सुन लिया नेताओं को। उधर बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन 4 को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बावजूद लॉकडाउन फैलाव की तीव्रता को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। ये निष्कर्ष अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी से पता चला है। असल में लॉकडाउन से पहले संक्रमण फैलने की जो तेजी थी वो लॉकडाउन के दौरान 1/3 रह गई। भारत में लॉकडाउन के 54 दिन तक कड़ाई से पालन के बाद लॉकडाउन 4 में काफी छूट दी गई है। ये छूट किस स्तर की हो, ये फैसला राज्यों पर ही छोड़ा गया है। कई राज्य धीरे धीरे सेवाओं को शुरू कर रहे हैं। भारत 25 मार्च को जब लॉकडाउन में गया तब देश में 500 केस थे। फिर 18 मई से बंदिशों में ढील देनी शुरू की गई। तब देश में कोरोना केस का आंकड़ा 1 लाख के पार चला गया। भारत ने आज पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस रिकॉर्ड करने की जानकारी दी है। एक दिन में ही 6000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 7 मई से भारत हर रोज 3000 से ज्यादा नए केस दर्ज कर रहा है। कई लोग लॉकडाउन में ढील की आलोचना भी कर रहे हैं। हालांकि वायरस के रिप्रोडक्शन रेट यानी कि आरओ का विश्लेषण कुछ अलग ही कहता है। वायरस के रिप्रोडक्शन रेट से पता चलता है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। स्टडी में पाया गया है कि 24 मार्च को भारत बंद होने से एक दिन पहले आरओ 3.36 था, यानी एक संक्रमित व्यक्ति 3 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा था। लॉकडाउन 1.0 के अंत तक 14 अप्रैल को आरओ 1.71 पर आ गया। 3 मई को जब लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ, दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ तो ये घटकर 1.46 हो गया और 16 मई को ये 1.27 पर आ गया। यानी कि लॉकडाउन ने वायरस के रिप्रोडक्शन रेट को लगभग 1/3 कर दिया और एक व्यक्ति औसतन एक व्यक्ति को ही संक्रमित कर रहा है। यानी लॉकडाउन अगर नहीं होता तो भारत में कुल केस और मौतों के आंकड़े कहीं ज्यादा होते। हालांकि वायरस का रिप्रोडक्शन रेट अब भी 1 से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि वायरस अब भी संक्रामक है। वहीं राज्यों की बात करें तो हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस सबसे कम संक्रामक है। इन 3 राज्यों में आरओ 1 से नीचे है। इसका मतलब कोरोना वायरस यहां ज्यादा संक्रामक नहीं है। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पहले के मुकाबले कोरोना वायरस संक्रमण धीमा पड़ गया है, जबकि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण ज्यादा है। ये राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। वहीं कोरोना वायरस ओडिशा में सबसे ज्यादा संक्रामक है। इसके अलावा त्रिपुरा, बिहार और तेलंगाना में भी तेजी से संक्रमण फैलता चला जा रहा है। ये जो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं भारत के करीब 16% जिलों में 7 दिनों के अंदर कोरोना वायरस के केस 100% ज्यादा बढ़े हैं। इनमें से करीब आधे जिले ग्रीन जोन में हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि DIU ने
717 जिलों के 20 मई तक के आंकड़े का विश्लेषण किया है, जिसमें ये बात सामने आई है। विशेषज्ञों और स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह संख्या मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से अपने घरों की ओर लौटे प्रवासी मजदूरों की वजह से बढ़ी है। कुल 112 हाई रिस्क वाले जिलों में से 27 उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 11, ओडिशा में 10 और बिहार में 9 जिले हैं। ग्रीन जोन में आने वाले जिन 54 जिलों में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई है, उनमें से 14 उत्तर प्रदेश के, 7 ओडिशा के और 6 जिले असम के हैं। ऑरेंज कैटेगरी के करीब 53 जिलों में कोरोना वायरस के मामलों में 100% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनमें उत्तर प्रदेश के 12 जिले, बिहार के 7, मध्य प्रदेश के 5 जिले शामिल हैं। डीआईयू ने यह भी पाया है कि भारत में 303 जिलों में कोरोना वायरस के मामलों में 99% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि 13 मई से 20 मई तक करीब 136 जिलों में कोरोना वायरस के कोई भी केस सामने नहीं आए। उम्मीद की ये किरण तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से आई है। इन आंकड़ों के जरिए के साथ ही हम आपका ध्यान एक और पहलू की ओर भी खींचना चाहते हैं। आने वाले दिनों में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 8 मई को सरकार ने फैसला किया था कि अब जिन लोगों में कोरोना के हल्के या मध्यम लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें लक्षण की पुष्टि होने के 10 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उन्हें RT-PCR टेस्ट के बिना रिकवर्ड मान लिया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें बुखार न हो। 8 मई को सरकार के फैसले के बाद अब ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं और आंकड़ों में रिकवर होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। पहली बार सभी मरीजों का हिस्सा जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं 60% से नीचे आया है और आगे ऐसी उम्मीद है कि ये 50% के नीचे चला जाएगा। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़ जाएगा। सरकारी नीतियों की वजह से भारत में कोविड-19 मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की दर ऊंची है। 27 अप्रैल तक सभी पॉजिटिव टेस्ट होने वाले लोग, चाहे वो बिना लक्षण वाले हों, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी में आइसोलेट किया जा रहा था। हालांकि जिन्हें इंटेंसिव केयर की जरूरत थी, उनकी हिस्सेदारी कम ही थी। ऐसा अनुमान है कि अब तक अस्पताल या केयर फैसिलिटी में मौजूदा हालात में जो लोग भर्ती हैं, उनमें 25 से 33% ऐसे हैं जो 10 से ज्यादा दिन से भर्ती हैं। सरकार की इस नई नीति के मायने ये हैं कि बहुत जल्द रिकवरी रेट बढ़नी शुरू हो जाएगी। सरकार के अनुमान के मुताबिक 85% केस हल्के या मध्यम लक्षण वाले होते हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस चीन के वुहान से केरल लौटे एक मेडिकल छात्र की रिपोर्ट में हुआ था। इस छात्र में 1 दिन के बुखार और गले में खराश के अलावा कोई और लक्षण नहीं दिखा। फिर भी उसने एक सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में 25 दिन बिताए थे। लेकिन अब अस्पताल में रखने से जुड़ी नीतियां बदल गई हैं। भारत और चीन के बीच वहीं LAC पर चल रहे विवाद को देखते हुए सेना प्रमुख MM नरवणे ने आज लद्दाख का दौरा किया है। वहां उन्होंने टॉप फील्ड कमांडरों के साथ बैठक की, हालात का जायजा लिया और सैनिकों का जोश बढ़ाया। भारत किस तरह इस विवाद को सुलझाते हुए कूटनीति के मैदान पर चीन को चित्त करना चाहता है, कैसे अमेरिका का भारत के साथ आना चीन के हर चालबाजी को फेल कर सकता है, ये आपको विस्तार से दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमने कई एक्सपर्ट से भी की है बातचीत, देखिए। चीन ने सोचा था कि वो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने विस्तारवादी पंजे मारता चला जाएगा और भारत चुपचाप बैठा रहेगा। चीन की रणनीति ये थी कि वो अपने इलाके में मनचाहे निर्माण करेगा, लेकिन जैसे ही भारत कोई निर्माण करे तो गुंडागर्दी करके दबाव डालना शुरू कर देगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन नए भारत ने चीन को बता दिया है कि चीन की हर हरकत पर करारा जवाब मिलेगा। लद्दाख में कुछ खास लोकेशंस पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। ये लोकेशन है गालवन नाला, डेमचौक, दौलत बेग ओल्डी और पेगोंगत्सो झील। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ MM नरवणे ने लेह का दौरा किया। मकसद साफ था, शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात करना और हालात का जायजा लेना। जो हालात हैं उसके मद्देनजर वो लेह में 14 कॉर्प्स मुख्यालय पहुंचे और उत्तरी कमांड के अधिकारियों के साथ अहम चर्चा की।
भारत ने जान लिया है कि अटैक ही बेस्ट डिफेंस है। वैसे चीन सीमा पर आए दिन बढ़ रहे तनाव पर सेना प्रमुख लगातार अपनी चौकन्नी नजर बनाए हुए हैं। ये ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होते हुए हैं और इससे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं और मामला सुलझ जाता है। सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए सेना प्रमुख के दौरे से पहले दोनों देशों के बीच सैन्य अधिकारियों के स्तर पर बातचीत शुरू हुई थी। ये बातचीत लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच उत्तरी लद्दाख में गालवन नाला क्षेत्र में संघर्ष को देखते हुए चल रही है। इस क्षेत्र में दोनों तरफ से सैकड़ों सैनिक आमने सामने हैं। चीन वहां पर अपना दावा कर रहा है। यहाँ पिछले 2 हफ्ते से टकराव बना हुआ है। इसे लेकर ब्रिगेड कमांडरों की फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उधर अमेरिका भी चीन के आक्रामक बर्ताव के विरोध में भारत का साथ दे चुका है। चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी हरकत होती है, थोड़े तनाव बढ़ते हैं, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरली वहां जाते हैं, जाके जायजा लेते हैं कि क्या हुआ है और चीज को ठीक तरीके से समझते हैं लोकल लेवल पे, और जो अपनी डायरेक्शंस देनी होती हैं जायजा लेने के बाद वही वो कोर कमांडर या आर्मी कमांडर को वहीं पर डायरेक्शंस देके सेटिस्फाई करके आते हैं। चीन खुद कुछ भी करता रहे, लेकिन वो भारत को आगे बढ़ते नहीं देख सकता। ज्यादा दिन नहीं हुए जब उसके हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब उड़ते हुए देखे गए थे, जिसका माकूल जवाब भारतीय वायुसेना ने दिया था। चीन भारतीय सीमा के करीब गालवन नदी के पास अपने सैनिकों को लाने ले जाने और सामानों की सप्लाई के लिए कई सड़कें बना चुका है। इसी को देखते हुए सीमा सड़क संगठन ने अपने क्षेत्र में सड़क बनाने के काम में तेजी ला दी थी। फिलहाल दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 81 ब्रिगेड के अधिकारियों और उनके चीनी समकक्षों के बीच बैठकें हो रही हैं। दोनों तरफ से सैन्य गश्त भी बढ़ा दी गई। मैं समझता हूं कि गलवान इलाके में जहां हमने थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की है, सड़क बनाने की एक्टिविटी की है, तो थोड़ा सा चाइना को लगता है कि शायद कुछ हरकतें उनके लाइन ऑफ परसेप्शन की साइड पे हो गई हैं, तो उसकी वजह से ये इश्यू थोड़ा सा बढ़ गया है और थोड़े तनाव बढ़ने के कारण दोनों साइड से थोड़ी डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है। ये थोड़े दिन रहेगा, उसके बाद जो लीडरशिप है लोकल लेवल पे या हायर लेवल पे या डीजीएमओ लेवल पे बातचीत करके ये विड्रॉ हो जाएगा। पूरी दुनिया कोरोना वायरस फैलाने के मुद्दे पर चीन पर दबाव बना रही है। ऐसे में वो पूरा फोकस सीमा विवादों पर शिफ्ट करना चाहता है। भारत के लिए एक ये बहुत ही डेलिकेट पोजीशन है, क्योंकि हमारे को ना ही सिर्फ अपनी इंटरनल सिचुएशन को मजबूत करना है, लेकिन चाइना को ये दिखाना है कि अगर कोई भी एग्रेसिव या लड़ाई का उन्होंने मूवमेंट किया तो उस टाइम पर हमारी नौसेना, हमारे एयरफोर्स कंप्लीट स्ट्रेटेजिक एसेट्स और पूरी भारतीय फौज इस एग्रेसिव पोस्चर को या मूवमेंट को चैलेंज करने की पोजीशन पे है। मई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख और सिक्किम के नाकुला सेक्टर में झड़प हो चुकी है। भारत की कोशिश है कि यह विवाद आगे ना बढ़े, लेकिन इसके लिए चीन को अपनी हद में रहना होगा। एलएसी पर गुंडागर्दी और जमीन हड़पने वाली ये चालबाजी नहीं चलेगी। भारत चीन से निपटने में सक्षम है, लेकिन कोरोना काल में चारों तरफ से दबाव झेल रहे चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका का एक साथ होना एक बड़ा कूटनीतिक कदम है। गलवान नाला क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद लंबा खिंचता जा रहा है। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक लद्दाख के 3 अलग अलग पॉइंट पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच में तनातनी बनी हुई है। मौजूदा हालात में चीन की कोशिश है कि डोकलाम विवाद की तरह इस मुद्दे को लंबा खींचकर दुनिया का ध्यान बटाया जाए, जबकि भारत चाहता है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे को जल्द सुलझा लिया जाए। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।
और अब उस खबर की बात करते हैं जो ये बताती है कि इस्लामोफोबिया का एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान को किस तरह कूटनीति का करारा थप्पड़ पड़ा है। दरअसल पूरी घटना 57 देशों के समूह OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की वर्चुअल मीटिंग में हुई। वहां पाकिस्तान ने भारत को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन मालदीव ने भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का समर्थन करने से इनकार कर दिया। OIC की वर्चुअल मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। इस पर मालदीव की स्थायी प्रतिनिधि थिलमिजा हुसैन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। देखिए, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के राजदूत की ओर से किस तरह की बात रखी गई कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, जिसके बाद मालदीव के स्थायी प्रतिनिधि की ओर से कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां पर 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई बातों को भारत के 130 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की राय नहीं मानी जा सकती। ऐसे में भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना गलत है। भारत में इस्लाम का अस्तित्व सदियों से है और भारत में 14.2% मुसलमानों की आबादी है। मालदीव की प्रतिनिधि ने यह कहा कि उनका देश भारत के खिलाफ किसी भी ऐसे एक्शन का समर्थन नहीं करेगा जिसमें भारत को निशाना बनाने की कोशिश हो रही हो। मालदीव नफरत फैलाने की संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन किसी खास देश पर इस तरह आरोप लगाना असली मुद्दे से ध्यान भटकाने जैसा होगा। मालदीव ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने सऊदी अरब, UAE, अफगानिस्तान, मॉरिशस जैसे OIC सदस्यों के साथ मजबूत अलायंस बनाया है और सऊदी अरब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुका है। OIC संगठन के अंदर मालदीव उन देशों में शामिल है जो पिछले कुछ सालों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लाइन का विरोध करता रहा है। 2018 में मालदीव में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से उसके संबंध भारत के साथ सुधरे हैं। इसके पहले की सरकार चीन के ज्यादा करीब थी। हाल ही में भारत ने अपने नेवी शिप केसरी के जरिए मालदीव को मदद भी भेजी थी। तो पाकिस्तान की ओर से जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था, मालदीव ने पूरी तरह से पाकिस्तान को कर दिया है बेनकाब और भारत के साथ पुरजोर तरीके से वो खड़ा है। और अब आपको उस दवा के बारे में बताते हैं जिसे कभी कोरोना से बचाने वाली संजीवनी कहा जाता है और कभी ये कह दिया जाता है कि उसका कोई असर ही नहीं है। हम HCQ की बात कर रहे हैं। ICMR की ओर से इसके बारे में और डिटेल से कैसे दी गई है जानकारी, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यानी HCQ को कभी कोरोना के खिलाफ संजीवनी कहा गया तो कभी इस पर शक जताया गया। आज भी इस दवा को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। इस बीच अब ICMR ने HCQ के इस्तेमाल को विस्तृत रूप दे दिया है। ICMR की नई गाइडलाइंस के मुताबिक HCQ को कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा बिना लक्षण वाले स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और पैरामिलिट्री के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ICMR ने पाया है कि HCQ का इस्तेमाल करने से कोरोना संक्रमण की संभावना कम होती है। ICMR का ये दावा दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट से एकदम उल्टा है। लैंसेट ने HCQ पर अपनी स्टडी में कहा है कि HCQ का कोरोना पर कोई सकारात्मक असर नहीं है। HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मलेरिया के इलाज के लिए तो सुरक्षित है, लेकिन अब तक किसी क्लिनिकल ट्रायल का ऐसा नतीजा नहीं आया है जो इस बात की पूरी तरह पुष्टि करे कि इस दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल करना एकदम सुरक्षित है। यहाँ तक कि WHO भी इसके इस्तेमाल के खिलाफ है। WHO के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल जे रायन ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में ये कहा कि कोरोना के खिलाफ HCQ के असर पर दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। What is your advice to the countries who are still using HCQs not only as a therapeutic but also as a preventive measure for those at risk? Thank you. I think we've stated that before. There is, at
the present time, there is no evidence from randomized controlled trials for the effectiveness of hydroxychloroquine or chloroquine in the treatment or prophylaxis against COVID-19. And we know that a number of federal agencies around the world, a number of regulatory agencies have issued warnings indicating that the use of the drug should be reserved even when it is used outside clinical trials for use in clinical settings under close clinical supervision because of the likely side effects, particularly in patients with severe COVID-19 where people have noticed the emergence of cardiac complications including cardiac arrhythmias. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दवा से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने हाल ही में खुद दुनिया को बताया कि वो कोरोना से बचाव के लिए HCQ का सेवन कर रहे हैं। Good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. When? Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. इस दवा के अब तक जो ट्रायल हुए हैं उससे मिले जुले नतीजे आए हैं। इसीलिए चिकित्सक कोरोना के गंभीर मामलों में इस दवा पर दांव लगा रहे हैं। अमेरिका में दवाओं को मंजूरी देने वाली संस्था FDA ने HCQ को दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन अब इस दवा को लेकर काफी कंफ्यूजन हो गया है। दुनिया के अलग अलग स्टडीज में इस दवा के अलग अलग प्रभाव सामने आए हैं। आज तक ब्यूरो। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच पूरी दुनिया को इंतजार है इस बात का कि कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है वो कब और कौन सा देश बनाता है। आगे बढ़ते हुए आज की एक और अहम खबर, दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन पर जोरदार विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस में वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया था। सिविल डिफेंस कॉर्प्स में वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए ये विज्ञापन आज के अखबारों में दिया गया था। इस विज्ञापन में सिक्किम को नेपाल और भूटान के साथ जोड़ा गया था। देख सकते हैं आप, इसी विज्ञापन पर पहले बीजेपी ने विरोध जताया और सवाल खड़ा किया कि क्या केजरीवाल सरकार सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। लेकिन शाम होते होते सिक्किम सरकार ने इस विज्ञापन का विरोध कर दिया। मुख्य सचिव ने विज्ञापन पर आपत्ति जताई और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यह विज्ञापन हटाया जाए। सिक्किम के सीएम ने ट्वीट किया कि सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है। जो उनकी ओर से ट्वीट किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसे भारत में न दिखाना आपत्तिजनक है। दिल्ली सरकार इसे सुधारे। सिक्किम सरकार की ओर से विज्ञापन का विरोध हुआ तो दिल्ली में उपराज्यपाल भी हरकत में आए। उन्होंने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। उपराज्यपाल ने इसके बाद ट्वीट किया, ऐसा आपत्तिजनक हरकत करने के लिए जीरो टॉलरेंस। विज्ञापन को वापस लेने के लिए तुरंत निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित कराने के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान किया और सिक्किम को पड़ोसी देशों से जोड़ा। उपराज्यपाल के एक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, ऐसी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विज्ञापन वापस ले लिया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब सवाल यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से सुबह के अखबार में क्या भूल सुधार भी छपेगा या यहीं से मामले को रफा दफा मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, देश में घरेलू उड़ानों की शुरुआत होने में अब सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि उड़ानों को राज्य में उतरने की इजाजत देने को लेकर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। लॉकडाउन की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। समय आ गया है कि हम इसको अभी सेक्टर को खोलेंगे और उड़ानें जो हैं इसकी सोमवार 25 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री के इस ऐलान के साथ सोमवार से देश में एक बार फिर उड़ानों की शुरुआत हो रही है, लेकिन कोरोना के भयंकर कहर से जूझ रहे महाराष्ट्र सरकार के रुख से सस्पेंस खड़ा हो गया है। राज्य सरकार के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि कोरोना के हालात को देखते हुए लॉकडाउन पर उनकी नीति बदली नहीं है। ऐसे में विमानों को अपने राज्य में उतरने को लेकर उन्होंने कुछ भी तय नहीं किया है।
महाराष्ट्र सरकार के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनसे सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृति ली गई है, लेकिन उड़ानों की तारीख का ऐलान करने से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्हें एसओपी तैयार करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट से यात्रियों के बाहर निकलते ही उनकी चिकित्सा संबंधी जरूरतों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो जाती है। इसके बावजूद केंद्र ने उनसे चर्चा नहीं की। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन प्रोटोकॉल बदलने से पहले केंद्र के साथ चर्चा करेगी। उसके बाद ही अपने यहां से उड़ानों की आवाजाही पर फैसला करेगी। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। तूफान के बाद बिजली गुल होने से लोग नाराज थे। इस बीच पीड़ित लोगों से मिलने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जाना चाहते थे, तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मामला बढ़ा तो ममता ने संदेश जारी कर राजनीति न करने की अपील की। सड़क पर जाम, ईंट और डंडों से लैस लोग, भीड़ का जबरदस्त हंगामा, लाठी लेकर दौड़ती पुलिस। लॉकडाउन के बीच अफरा तफरी मची है। लोगों का गुस्सा कहीं अनहोनी में ना बदल जाए, हालात बेकाबू ना हो जाएं, इसके लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। चौराहे से दौड़ती पुलिस पीछा करते हुए गलियों तक पहुंच गई, लोगों को लाठियों से हांका। नॉर्थ 24 परगना में पिछले 72 घंटे से बिजली नहीं है। चक्रवाती तूफान ने लोगों को बेबस कर दिया है। जब सब्र जवाब दे गया तो गुस्सा फूटने लगा। ये आम लोगों की बेबसी की तस्वीर है। अब एक सियासी तस्वीर भी देखिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष प्रभावित इलाके में जाना चाह रहे थे, पर पहले से तैयार पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लॉकडाउन में एक जिले से दूसरे जिले जाने पर रोक है, हालांकि बीजेपी इसमें राजनीति देख रही है। हम जब जा रहे हैं सुंदरबन में, जो पीड़ित क्षेत्र में और तूफान पीड़ित लोगों से मिलने के लिए, वहाँ पानी नहीं है, कारण नहीं है, रास्ता नहीं, पुलिस हमको रोका। मैंने 2 घंटा इंतजार किया, बोले आप जिला से पार नहीं कर सकते हैं, लॉकडाउन पास चाहिए। मैंने कानून मान लिया, बैक कर रहा हूँ, तब पुलिस और टीएमसी के गुंडा मिलकर हमारे लोगों को पीट रहे हैं। यहाँ ये कौन सा राजनीति है, कौन सा कानून है? इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तूफान की वजह से बंगाल के कई जिलों में बिजली पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की, बिजली को बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन से मेरी बात हुई है। मेरी गुजारिश है कि लोग थोड़ा संयम बनाकर रखें। चक्रवाती तूफान से पश्चिम बंगाल को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्र ने बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की मदद दी है। हालात सामान्य करने की कोशिश तेज है, लेकिन पहले लॉकडाउन और अब तूफान ने लोगों के सब्र को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। दीपक देवनाथ, उत्तर 24 परगना, आज तक। मजदूरों की परेशानी खत्म तो नहीं हो रही है और सियासत मजदूरों के नाम पर वो तो बिल्कुल भी नहीं खत्म हो रही। आज राहुल गांधी ने मजदूरों से मुलाकात का वीडियो जारी किया। मुलाकात 1 हफ्ते पहले हुई थी और वीडियो आज जारी किया गया। वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उधर मायावती ने राहुल की हमदर्दी को नौटंकी बता दिया। खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो मिल गया तो खा लिया, लोग दे रहे हैं, लोग दे दिया बस रास्ते में तो खा लिया है, नहीं तो फिर भूखे अपने चल तो रही हैं। तो आपको लास्ट मिनट पता लगा कि भैया एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है। मजदूरों पर हो रही सियासत सरपट दौड़ रही है। कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कभी निशाना साधती है तो कभी मजदूरों के साथ बैठकर उनके दुख दर्द को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रही है और वीडियो जारी कर रही है। आपका पूरा परिवार कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, चुनाई प्लस्तर। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। दरअसल पिछले शनिवार को राहुल गांधी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मिले थे। ये मजदूर हरियाणा से पैदल चलकर यूपी के झांसी जा रहे थे। राहुल ने उनसे बातचीत भी की थी और सरकार को घेरने के लिए बातचीत को रिकॉर्ड भी किया था। पुलिस वाले तो पुलिस वाले और लोग भी डंडा लेके घूम रहे थे। अगर लोग डंडा लेके घूम रहे थे, अगर गेट से बाहर निकले उन्हें देना शुरू कर दिया। हरियाणा में मतलब आम लोग? हाँ, आम लोग।
पुलिस वाले उनसे कह जाते थे तुम व्यवस्था बनाना, बस पुलिस नहीं आती, पुलिस आएगी 2 टाइम, वो रहेंगे पूरा दिन। जैसे ही कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का वीडियो जारी किया गया, सियासत और गर्मा गई। बीजेपी ने पलटवार किया तो कांग्रेस ने भी जवाब दिया। देखिए, ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सोल्यूशन का हिस्सेदार भागीदार बनना चाहिए। आज जो है वो एक असाधारण संकट का समय है। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो, ये सोल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कंफ्यूजन चाहते हैं। राहुल गांधी का जो आज ऑडियो वीडियो आया है मजदूरों के साथ, वो मजदूरों के दर्द को बयान करता है, वो मजदूरों की तकलीफ को, जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं वो बयान करता है। और वो सारी समस्याएं दूर हो सकती थी अगर केंद्र सरकार उनको लॉकडाउन में जाने के पहले समय दे देती, 1 हफ्ते का, ट्रेनों से ले आती, बसों से ले आती, वहाँ केंद्र सरकार पूरी तरह से। इस बीच कांग्रेस बीजेपी की सियासत में मायावती की भी एंट्री हुई। बीएसपी सुप्रीमो ने राहुल गांधी के वीडियो को ड्रामा बता दिया। कहा, कांग्रेसी नेता द्वारा लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वह हमदर्दी वाला कम व नाटक ज्यादा लगता है। कांग्रेस अगर यह बताती कि उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों की वास्तविक मदद की है, तो यह बेहतर होता। मायावती ने बीजेपी और मोदी सरकार को भी घेरा। लिखा, बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारें कांग्रेस के पद चिन्हों पर न चलकर इन घर वापसी कर रहे बेहाल मजदूरों को उनके गांवों या शहरों में ही रोजी रोटी की सही व्यवस्था करके आत्मनिर्भर बनाने की नीति पर यदि अमल करती हैं, तो फिर आगे ऐसी दुर्दशा उन्हें शायद कभी नहीं झेलनी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस जब हुकूमत में थी तब कभी किसी की फिक्र नहीं की। आज कांग्रेस अपनी राजनीति बिसात बिछाने के लिए मजदूरों के कंधे का उपयोग करना चाहती है। कोरोना वायरस का इतना बड़ा खतरा है जिसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन हुआ। थोड़ी बहुत कठिनाई हुई होगी, मकसद था सबकी जान बचाने का, यहाँ तक कि मजदूरों का भी। लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ा तो संयम टूटा, मजदूर घर जाने पे उतारू हुए। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है, मजदूरों के लिए कुछ किया नहीं। कभी बस का ड्रामा शुरू किया, कभी जाकर मजदूरों से बात कर ली। राहुल जी भी पूरी तरह से उनके लिए सक्रिय हुए और उनकी दुख और व्यथा को जानने के लिए वो उनसे मिलने भी गए, ताकि उन्हें पता तो चले कि इनकी सचमुच प्रॉब्लम कौन सी है। तो एक परिवार जो झांसी जा रहा था पैदल, उससे वो मिले और उनकी दुख व्यथा सुनी, ताकि उन्हें अंदाजा लगे कि ये जो मजदूर जा रहे हैं इनकी क्या समस्या है। और यही उन्होंने अपने यूट्यूब पे चैनल पर डाल के जनता से उसकी साझा किया। मजदूरों पर सियासत तो खूब हो रही है। बसों से लेकर ट्रेन तक पर राजनीति हुई, लेकिन मजदूरों का दर्द कम नहीं हो रहा। भूख और बेबसी से परेशान मजदूर अब भी हंगामा और बवाल करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई असर नहीं दिखता। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप बिहार की एक बेटी की हौसले की मुरीद हो गई हैं। 15 साल की ज्योति लॉकडाउन के दौरान अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर दूर दरभंगा में अपने गांव पहुंच गई। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी ज्योति का लोहा मान रहा है। डूबती उम्मीद और हर तरफ दिखते अंधेरे के माहौल में एक फैसला लेते वक्त 15 साल की ज्योति ने सोचा भी नहीं होगा कि यही फैसला उसे देश तो क्या दुनिया भर में शोहरत दिलाने वाला है। हुआ ठीक यही। लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम से पिता को साइकिल पर बिठाकर बिहार के दरभंगा में अपने घर लौटी ज्योति के फैसले को पूरे देश ने तो सराहा ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप को भी जब ज्योति की कहानी पता चली तो वो उसकी हिम्मत की दाद दिए बिना नहीं रह सकी। 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर 7 दिनों में 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया।
ज्योति ने प्रेम और लगन के शानदार कारनामे से सभी भारतीयों और साइकिलिंग फेडरेशन का ध्यान खींचा है। इवांका ट्रंप को ज्योति की कहानी तब पता चली जब शुक्रवार को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ज्योति से संपर्क किया और ये खबर मीडिया में आई। दरअसल गुरुग्राम से दरभंगा पहुंचने के बाद से ही देश भर में ज्योति की हिम्मत की चर्चा हो रही है। इन्हीं खबरों से साइकिलिंग फेडरेशन को ज्योति में भविष्य की बड़ी साइकिलिस्ट की झलक दिखने लगी। फेडरेशन उसे दिल्ली बुलाकर ट्रायल लेना चाहता है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओंकार सिंह के मुताबिक ज्योति में कुछ तो बात होगी। 1200 किलोमीटर साइकिल चलाना मजाक नहीं है। उसमें निश्चित ही लगन और ताकत है। हम उसे परखना चाहते हैं। अगर वो ट्रायल पास करती है तो उसे नेशनल साइकिलिंग एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी। साइकिलिंग फेडरेशन ने इसके लिए ज्योति से फोन पर बात भी कर ली है और लॉकडाउन खत्म होते ही उसे दिल्ली बुलाने की तैयारी है। हमने ज्योति से बात की है और उसे बताया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही उसे दिल्ली बुलाया जाएगा। उसके आने जाने और रहने का सारा खर्च फेडरेशन उठाएगी। वो किसी को साथ लाना चाहती है तो इसकी भी इजाजत होगी। हम उसे दिल्ली लाने के बारे में अपनी बिहार यूनिट से बात कर रहे हैं। बातचीत हुआ है, बोला है बेटा कि तुमको हम दिल्ली लाएंगे और साइकिल रेस में लाना चाहते हैं। हम बोले ठीक है, अभी तो हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी हम खुद मर रहे हैं। तो बोला 1 महीना का टाइम दे रहा है, 1 महीना के बाद बेटा हम तुमको आएंगे लेने के लिए। आएंगे तो वहीं पे हम सब कुछ देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खाना खर्ची सब हमें देंगे, खाली तुम जीत जाओ। ज्योति की पूरी दास्तां अगर आपने अभी तक नहीं सुनी हो तो अब सुन लीजिए। गुरुग्राम में ज्योति के पिता ई रिक्शा चलाते थे। एक हादसे में उनका पैर जख्मी हो गया। लॉकडाउन की वजह से काम बंद होने से गुजारा मुश्किल हो गया। घायल पिता घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बेटी ने पिता को लेकर साइकिल से सफर का फैसला किया। 7 दिनों में करीब 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई। रास्ते में ग्रामीणों और पुलिस वालों ने खाना पानी दिया। परेशानी तो सर होता था, लेकिन रात में कहीं कहीं रुक जाते थे। 1-2 ट्रक वाले भी हम लोग को हेल्प किया सर। कुछ दूरों तक कभी 1 घंटा आधे घंटा के लिए ले बैठा के ले जाते थे। वहाँ का प्रशासन हेल्प किया हम लोग को थोड़ा बहुत। करीब 1 हफ्ते पहले ज्योति और उसके पिता दरभंगा पहुंचे थे। यहाँ जिसने भी घर वापसी का ये बेजोड़ किस्सा सुना दंग रह गया। बात प्रशासन तक भी पहुंची, जिसके बाद नियमों के तहत ज्योति और उसके पिता को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन खत्म होने के बाद ज्योति को है इंतजार दिल्ली के टिकट का, जिन रास्तों को उसने अपनी पुरानी साइकिल और हौसलों के दम पर नाप लिया था। वही रास्ते उसे फिर से बुला रहे हैं भविष्य के नए सफर का आगाज करने के लिए। दरभंगा से प्रहलाद के साथ आज तक ब्यूरो।